मम्मी जी, आप तो आज सुबह सुबह ही अच्छे से तैयार हो गई है। आप कहीं जा रही हैं क्या? मालिनी ने आश्चर्य से अपनी सास शांति देवी से पूछा, जो अपने कमरे के बाहर रोज की अपेक्षा तैयार खड़ी थी। क्योंकि जब से मालिनी के ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे, तब से शांति देवी अपने कमरे से बहुत कम ही बाहर निकला करती थी। जबकि मालिनी और उसका पति पारस उनसे कहते थे कि आप थोड़ा बाहर भीतर निकलिए, आपका मन बहलता रहेगा। लेकिन शांति देवी खुद में ही मग्न रहती थी। आज वो अचानक से घर से बाहर निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। हाँ मालिनी बेटा, जरा एटीएम तक जा रही हूँ। सोचा थोड़ा रुपया पैसा निकाल लूं, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती ही रहती है, और फिर थोड़ा बाहर निकलूंगी तो अच्छा भी लगेगा। शांति देवी ने अपना चश्मा रुमाल से पोंछकर ठीक से लगाते हुए कहा। अरे मम्मी जी, आप कहाँ बेकार में परेशान होंगी। एटीएम में भी काफी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसा करिए, आप अपना एटीएम कोड मुझको बता दीजिए, मैं आपके रुपए निकाल लाऊंगी। बस ये बता दीजिए कि आपको कितने रुपए निकालने हैं। मालिनी ने बड़े प्यार से कहा। हालांकि मालिनी थी भी शांति देवी की बहुत अच्छी बहू, और उनका बेटा पारस भी काफी समझदार और संस्कारी था। वो दोनों ही शांति देवी का बहुत ख्याल भी रखते थे। अभी थोड़े दिनों पहले ही तो शांति देवी के पति माधव जी इस दुनिया में उनको अकेला छोड़कर चले गए थे। थोड़े दिनों तक तो शांति देवी बहुत ज्यादा परेशान रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि जाने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता। उनकी बेटी मान्या भी अपने ससुराल में पूरी तरह से सुखी थी। शांति देवी के पति माधव जी बैंक में नौकरी करते थे, इसीलिए उन्होंने शांति देवी को बैंक के हर काम में निपुण कर रखा था। लेकिन जब बहू मालिनी ने उनसे अपना एटीएम कोड बताने को कहा, तो एकदम से उनका दिमाग चौकन्ना हो गया और वो अतीत में गोते लगाने लगी, क्योंकि अभी ये बात कोई बहुत पुरानी भी नहीं हुई थी। अभी सिर्फ 2-3 साल पहले की ही तो बात है, जब बिल्कुल ऐसा ही हादसा उनकी ननद माधुरी के साथ भी हो गया था। उनके पति सोमनाथ जी भी ऐसे ही उनका साथ अचानक छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से घरेलू महिला थी। उन्होंने कभी भी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। माधुरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कभी कभी मेरे साथ बैंक चला करो, कुछ बाहर की और भी गतिविधियों को सीखो। समय का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी हम दोनों में से पहले जा सकता है। अगर मैं पहले चला गया तो तुमको कुछ तो रुपए पैसों के बारे में आना चाहिए। सोमनाथ जी अक्सर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते। सोमनाथ जी का काफी अच्छा बर्तनों का व्यापार था, उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज के समय में इंसान रुपए पैसे बैंक में रखना ज्यादा सुरक्षित समझता है। बस इसीलिए वो माधुरी को बहुत ज्यादा समझाते थे, लेकिन माधुरी जी एक कान से उनकी बातों को सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, बल्कि वो तो उनकी बातों को सुनकर खिन्न भी हो जाती। आप भी ना बस बेकार की बातों को लेकर बैठ जाते हैं, और कोई दूसरी बातें जैसे आपके पास बची ही नहीं है। माधुरी जी गुस्साते हुए कहती। माधुरी, इसमें बेकार की क्या बात, ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई तो पहले जाएगा ही। सोमनाथ जी फिर से उनको समझाते। अरे पहली बात, ऐसा कभी होगा नहीं, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी गया तो बेटा बहू किस दिन काम आएंगे। माधुरी जी आंखों में आंसू भरते हुए कहने लग जाती। माधुरी, आजकल बेटा बहू किसी के भी भरोसे लायक नहीं है, चाहे बेटा हो या चाहे बहू। बस पैसा कौड़ी देखा नहीं कि हड़पने को तैयार। और फिर तुम्हारी तो 2-2 बेटियां और दामाद भी है, उनके बच्चे भी हैं। जब जिसको जो भी देने दिलाने का मन करे, बड़े प्यार से बिना किसी से पूछे पुछाए शान से हाथ उठाकर देना दिलाना। सोमनाथ जी अपने मन की बात कह डालते, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही माधुरी को बाहर के कामकाज सिखाने की बहुत कोशिश की। लेकिन माधुरी जी ने तो कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहा, हमेशा बस एक ही बात कही कि आप तो है ना। लेकिन आज फिर पता नहीं क्यों बार बार सोमनाथ जी उनके पीछे पड़ रहे थे। अब बस आप चुप हो जाइए, बहुत हो गई ये सब उल्टी सीधी बातें, और अगर इसके आगे आपने एक भी बात ऐसी कही तो मैं आपसे सचमुच नाराज हो जाऊंगी, और फिर आपसे बिल्कुल बात भी नहीं करूंगी। माधुरी जी ने रोते हुए सोमनाथ जी के मुंह पर उंगली रख दी। सोमनाथ जी फिर एक बार माधुरी जी की सोच के आगे लाचार से हो गए। समय तो चल ही रहा था, और उसका चक्र कुछ ऐसा घूमा कि सोमनाथ जी का शरीर अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से शांत हो गया। अब तो माधुरी जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। दोनों बेटियां भी रोती बिलखती आ गई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। समय फिर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि समय तो कभी किसी के लिए भी रुका ही नहीं। बेटियां भी
10-15 दिनों तक रुककर वापस चली गई। अब बात आई व्यापार को संभालने की, क्योंकि अभी तक सारा व्यापार, सारा लेन देन सोमनाथ जी के ही नाम से था। बेटे किशोर ने माधुरी जी से सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए और बैंक की पासबुक में भी ये कहकर हस्ताक्षर करवा लिए कि थोड़े बहुत रुपयों की भी जरूरत पड़ सकती है। अब माधुरी जी को इतना ज्ञान तो था ही नहीं। माधुरी जी ने यही सोचा कि ये बच्चे तो अपने ही हैं, ये मुझसे धोखा थोड़े ही करेंगे और मेरे बाद तो सब कुछ इन्हीं लोगों का है, और फिर खाना पीना तो सब मुझको अच्छी तरह से मिल ही रहा है। बहू भी मान सम्मान देती है। समय अभी भी अपनी गति से चल रहा था। थोड़े दिनों बाद जब गर्मी की छुट्टियां पड़ी तो दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आ गईं। माधुरी जी ने बेटियों से कहा कि चलो बैंक चलकर थोड़े रुपये निकाल लाएं, क्योंकि सोमनाथ जी ने बताया था कि लाखों रुपए हैं बैंक अकाउंट में। लेकिन जब वो बेटियों के साथ बैंक गई तो उनको पता चला कि उनका बैंक अकाउंट तो पूरी तरह से खाली है। माधुरी जी के तो बिल्कुल होश ही उड़ गए। हे भगवान, मेरी औलाद ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सही कहते थे किशोर के पापा। अब तो माधुरी जी ने अपना सिर पीट लिया। जब घर आकर माधुरी जी ने किशोर से कुछ पूछा तो वो तो साफ मुकर गया कि उसने तो कुछ ही रुपए बैंक से निकाले, क्योंकि अकाउंट में ज्यादा रुपए थे ही नहीं। और जब बेटियों ने व्यापार के बारे में पूछताछ की तो किशोर और उसकी पत्नी मंदिरा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई, क्योंकि उन्होंने वकील को रुपया पैसा देकर सब कुछ व्यापार से लेकर घर तक अपने नाम करवा लिया था। कुल मिलाकर माधुरी जी बिल्कुल खाली हाथ हो गई। आपको अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहिए। आपको खाना पीना और कपड़ा लत्ता मिलता रहेगा, और ज्यादा चूं चपड़ करनी है तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लीजिए। मंदिरा ने अपनी सास को झिड़कते हुए कहा, जिनसे वो सोमनाथ जी के होते हुए कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी। उस दिन माधुरी जी बेटियों से लिपटकर खूब बिलख बिलख कर रोई। आज मैंने अपनी गलती की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। काश मैंने तुम्हारे पापा की बातों को ढंग से सुना होता और समझा होता, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों बेटियां अपनी मां को अपने साथ रखने के लिए लेकर चली गई। जब शांति देवी को इस बात का पता चला तो उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन परिस्थितियां तो अब अपने हाथ में थी ही नहीं। वो कुछ दिनों के लिए माधुरी जी को अपने साथ ले आई। आखिर मायका था उनका यहाँ पर। माधुरी जी जब भी शांति देवी के पास बैठती तो बस एक ही बात कहती, भाभी आज का जमाना अलग है। चाहे जितने भी अच्छे बच्चे हों, लेकिन कभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन जायदाद ऐसी चीज होती है कि नियत बदलते देर नहीं लगती। मैंने तो सचमुच खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन आप हमेशा चौकन्ना रहिएगा। भगवान ना करे कि आपसे पहले भैया को कुछ हो जाए। आपका अगर कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना हो जाए तो मेरी तरह बेवकूफ मत बनिएगा। और इत्तेफाक से देखो, कुछ ऐसा ही हुआ कि शांति देवी के सामने भी वही सब परिस्थितियां आ गई। हालांकि शांति देवी के बेटा बहू तो काफी अच्छे स्वभाव के संस्कारी बच्चे थे, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है, चाहे वो किसी और से सीखी हुई परिस्थितियों के कारण ही क्यों ना हुआ हो। अभी शांति देवी यहाँ सब कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक मालिनी की आवाज से शांति देवी की तंद्रा भंग हुई। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? बता दीजिए मुझको अपने एटीएम कार्ड का कोड, मैं निकाल लाऊंगी रुपए। आखिर क्यों आपको परेशान होना? क्या आपको हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है? मालिनी ने फिर से बड़े प्यार के साथ मनुहार करते हुए कहा, मालिनी बेटा, मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि तुम और पारस दोनों ही बहुत अच्छे हो, और मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा पूरा विश्वास भी है। और ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग मुझे कभी भी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। लेकिन बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर एटीएम है भी कितनी दूर, अभी जाकर फटाफट आती हूँ। तुमको भी तो घर का काम संभालना है। शांति देवी ने बड़ी शांति के साथ कहा, और मालिनी का कोई भी जवाब सुने बगैर चुपचाप बाहर की ओर निकल गई, क्योंकि वो अपनी ननद माधुरी की तरह किसी भी तरह का खतरा उठाकर बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।